परेशान था। मेरे दोस्त के पिताजी की डेथ हो गई थी, बस वहीं से उठकर सीधे आपके बीच में आया हूँ। साथियों, मैं ज्यादा बड़ी बात तो नहीं बताऊंगा, लेकिन इस बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है, उधर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। हम यहाँ पे एक मुद्दे के लिए बैठे हैं, लेकिन वहाँ पर देखिए, हम सुनेंगे हर नारी की बात। क्या जिला प्रशासन को ये बात समझ में नहीं आती क्या? इनके दफ्तर में बोर्ड लगा हुआ है, हमें बताने की जरूरत नहीं है, हमें आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। इनके दफ्तर में, इनके कार्यालय के सामने लिखा है और माननीय शिवराज सिंह चौहान का फोटो लगा हुआ है। लेकिन क्या इनकी आंखों पे पट्टी बांधी रखी है? ये जितने भी पुलिस वाले यहाँ पे घूम रहे हैं, इनको नहीं दिखाई देता क्या? ये खुद ही बोर्ड लगा के बैठे हैं और हमें आंदोलन करने पे मजबूर किया जा रहा है। क्या ये भारतीय संविधान को नहीं मानते क्या? क्या ये संविधान को पढ़कर इन्होंने नौकरी नहीं ली क्या? साथियों, आज हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि जब तक हम हमारे अधिकारों के बारे में नहीं जानेंगे, बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है उसको नहीं समझेंगे, तो ऐसे अत्याचार दिनों दिन बढ़ते जाएंगे। कोई ट्रैक्टर से घसीट के मारेगा, कोई ट्राली से घसीट के मारेगा, लेकिन इन लोगों को शर्म नहीं आएगी, क्योंकि ये भारतीय संविधान को पढ़ने वाले लोग नहीं है। अब हमको पढ़ना पड़ेगा। ये सिर्फ नौकरी कर रहे हैं, इनमें सामाजिक जो एक शक्ति होती है ना, वो खत्म हो गई है। नौकरी की लालच में इन्होंने अपना जमीर बेच दिया है सरकारों को, इसलिए इनका जमीर नहीं बचा है। इसलिए ऐसे बोर्ड लगा के सिर्फ ये दिखावा करते हैं, समाज को एक गलत दिशा में लेके जाते हैं कि देखो हम आपके लिए क्या कर रहे हैं। ये देखिए इनकी सच्चाई। ये जिला कलेक्टर कार्यालय है और यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। और हम आज क्यों खड़े हैं आप सबको पता है। अरे बलात्कार हुआ है किसी महिला के साथ में, दो तीन भाइयों को मारा है, लेकिन फिर भी ये गूंगे बहरों को सुनाई नहीं देता है। इसके लिए मैं आपको सीधी सी बात बताना चाहूंगा। ये जो धार जिला हमारा है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र वाला है, तो सामान्य प्रशासन पहली बात तो यहाँ पर लागू नहीं होता है। लेकिन धार जिला में सबसे ज्यादा अत्याचार शोषण यहीं पे होता है, क्योंकि इनके लिए लड़ने वाला कोई नहीं है, बोलने वाला कोई नहीं है। हमारे लोगों को संविधान मालूम नहीं है, और हमारे भाई थोड़े बहुत संविधान को जानते हैं, तो उन पे पहले से 8-10 कार्रवाई हो रखी है। और आज भी मैंने देखा था 110 और 107 का इन्होंने किसी महिला को नोटिस दे रखा था। शांति भंग कर रही हमारी महिलाएं। भाई तुम्हारे थाने पे आके क्या तांडव कर रही है क्या? अरे शर्म करो जरा। ऐसा कौन सा पीए था जिसने 111 और 107 में दादा नोटिस दिया, बोले हमारी महिला शांति भंग कर रही है? शर्म करो जरा, डूब मारो कहीं। खुद संविधान को पढ़ लो अच्छे से। आईपीसी सीआरपीसी हमारे पे लागू ही नहीं होती है। बताओ ना यहाँ आके कौन से धारा में आपने केस किया है? अगर हम गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं तो आप कोर्ट में चलिए, लेकिन आप जब हम आपके पास आते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर होने की वजह से हमारे लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है। इसलिए हमें आंदोलन करना पड़ता है साथियों, क्योंकि इन लोगों ने हमारे लोगों के, जो हमारे जितने लीडर्स हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं बिकने वाला लीडर समझ रखा है। इसलिए हमारे पे अत्याचार शोषण फिर से बढ़ते जा रहे हैं। अभी ये गौरव दिवस मनाएंगे हमारे आदिवासी महापुरुष के नाम पे, लेकिन जिन आदिवासियों पे अत्याचार शोषण हो रहा है, 2020 की रिपोर्ट कहती है। आपका ज्यादा समय ले रहा हूँ। देखिए मैं आपको आर्टिकल 9 पढ़ के बताता हूँ। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। उसमें क्या लिखा है आपको बताता हूं मैं। सभी नागरिकों के लिए स्वतंत्रता दी गई है, सभी नागरिकों के लिए। अब कौन कौन सी स्वतंत्रता दी गई है और किनको दी गई और किनको नहीं दी गई है, आप इस बात को अच्छे से समझना। व्यापार करने की स्वतंत्रता, घूमने फिरने की स्वतंत्रता, धार्मिक कर्मकांड करने की स्वतंत्रता, लेकिन किसको? सभी नागरिकों को। क्या आप नागरिक हो कि मालिक हो? अगर हम मालिक है तो मैं आपको बताऊंगा कि इसी आर्टिकल में आपको लिखा है कि आप मालिक हो। इसके सेक्शन 5 में लिखा है, उक्त खंड के क में, ठीक है, कोई बात उक्त खंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता, लोक व्यवस्था तथा सदाचार के हितों में युक्ति युक्त निर्बंध जहां तक कोई विद्यमान विधि। हमारे समाज की यही समस्या में भाषण करने नहीं आया हूं, और मैं आया हूं तो कुछ उद्देश्य लेकर आया हूं और इन लोगों को समझाने आया हूं, क्योंकि ये
5वीं अनुसूचित क्षेत्र में ड्यूटी कर रहे हैं और इनको मालूम है कि ड्यूटी कर किनके लिए रहे हैं। मैं वही चीज आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब तक इनको हम बताएंगे नहीं तो बेचारे उनको भी थोड़ी मालूम है कि क्या है संविधान में क्या लिखा है। इन्होंने तो सिर्फ वो आर्टिकल पढ़े हैं कि हमको कहाँ तक की स्वतंत्रता दी गई है। तो साथियों, इसमें लिखा है कि जहां तक कोई साधारण विधि अगर विद्यमान है वहां से इनकी स्वतंत्रता स्वतः ही शून्य हो जाएगी। समझ रहे हो दादा? विद्यमान विधि का मतलब यह होता है कि हमारी जो रूढ़िगत प्रथाएं होती है वो होती है विद्यमान विधि, जो कि लिखित में नहीं है, मौखिक है। इसके उदाहरण ये है कि जब हमारी शादी होती है, जब हमारे यहाँ किसी की डेथ हो जाती है ना, जब हमारे घर का भूमि पूजन होता है, जब हम फसल काटते हैं, तो सारे नियम कानून से हमारी सारी चीजें होती है। उसको बोलते हैं रूढ़ि और प्रथा। और ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 में स्पष्ट लिखा हुआ है। फिर मैं आपको उसका 5 पढ़ के बताता हूँ कि कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकारों और प्रयोग पर साधारण जनता के हितों या किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए युक्त निर्बंध जहां तक कोई विद्यमान विधि अधोरोपित करती है। समझ में आया? आर्टिकल 19 में स्पष्ट लिखा है कि अनुसूचित क्षेत्र जहां पर है वहां पे सामान्य प्रशासन के लोगों को किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन ये हमारे नाक पे नाच रहे हैं साथियों, इनको शर्म आना चाहिए। हम नहीं बोल रहे हैं, ये भारतीय संविधान बोल रहा है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 बोल रहा है। अब मैं 13(3) का कि जब हमारे भाई लोग बात करते हैं ना तो हमारे लोगों को हंसी आती है। मैं आपको 13(3) का की बात भी बताता हूँ साथियों कि 13(3) का में क्या लिखा हुआ है। साथियों, 13(3) का मूल अधिकारों के असंगत, उसमें आपको मैं बताना चाहूंगा कि 13(3) का की जब हम बात करते हैं, 13(3) का वो आर्टिकल है जो इस संविधान के मूल बोल सकते हैं या आदिवासियों का एक अपना एक कानून है। हो सकता है कि इस आर्टिकल को अब हम इनको समझाने लग जाए तो उसमें भी कभी ये संशोधन ला सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसा हो ही रहा है, क्योंकि देश में कई कानून को बदलते देर नहीं लगती है जब उसके लिए समाज खड़ा हो जाता है। साथियों, 13(3) का इस संविधान के आरंभ से पहले सुनना क्या लिखा हुआ है। इस संविधान के आरंभ से पहले, इस संविधान के आरंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रमुख सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होगी जिस तक इस भाग के उपबंध में असंगत है। यह बात आपको ऊपर से जाएगी, लेकिन आप समझो कि इनकी जो विधियां हैं उसमें क्या लिखा है कि उस मात्रा तक शून्य रहेगी जहां पर हमारी रूढ़ी प्रथा प्रारंभ होती है। उसके सेक्शन का में लिखा हुआ है कि विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाली कोई आदेश, अध्यादेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ी और प्रथा। साथियों, जब रूढ़ी प्रथा की हम बात करते हैं, यहाँ पे उन्होंने स्पष्ट लिखा है रूढ़ी और प्रथा, लेकिन उन्होंने उसको डिफाइन नहीं किया है, फैला कर नहीं लिखा है, सिर्फ 2 शब्दों में उसको लिख दिया है। लेकिन इतना लिखना भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमें ये आंदोलन करने की भी जरूरत नहीं लगेगी जब इनको समझ में आ जाएगा। तो रूढ़ी और प्रथा 13(3) का में स्पष्ट लिखा है कि अगर जहां तक इनके शासन खत्म होते हैं वहां से हमारी रूढ़िगत ग्राम सभा लागू हो जाती है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि जिस जमीन पे हम खड़े हैं, जिस जमीन पे ये इनका कार्यालय खड़ा है, ये इनका है या हमारा है, ये आपको डिसाइड करना। बताइए किनका है ये? क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है। यहाँ के हमारे जो विधायक महोदय हैं, है ना, सांसद महोदय है, उनको नहीं पता है, क्योंकि वो भी इनके चंगुल में बैठे रहते हैं, इनकी झोली में जाकर बैठे रहते हैं और ऐसे बोर्ड लगा के समझा देते कि देखो तुम्हारे लोगों के लिए तो हम ऐसे बोर्ड लगाते हैं। अब ये चीजें हमें खत्म करना पड़ेगी, जब जाके हमारे समाज को, हमारी माता बहनों को न्याय मिलेगा। क्यों? इसीलिए आज तक भारतीय संविधान को स्कूल और बाबा साहब को स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि जब सही इंटरप्रिटेशन होने लग जाएगी, संविधान की सही व्याख्या होने लग जाएगी, तो जो मालिक है उसको मालिकाना हक मिलने लग जाएगा। फिर इन लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, क्योंकि हमारी अपनी व्यवस्था है।
साथियों, हमारे बाबा साहब ने, बहुत सारे लोगों का मानना है कि बाबा साहब ने आदिवासियों के लिए संविधान में कुछ नहीं लिखा है। अरे इतना कुछ लिखा है, जो एक गेम आता है ना, जो कलर वाला, जिसको तोड़ मरोड़ के हम बनाएंगे तभी जाके कलर मिलेगा, ऐसे करके बाबा साहब ने लिखा है ताकि ये लोग ना समझ पाए। बाबा साहब ने कहा था कि मेरी चौथी पीढ़ी मेरे लिए संघर्ष करेगी, मेरी आवाज बनेगी, और वो आप चौथी पीढ़ी हो साथियों। तब आज आप खड़े हो, आपकी जो आवाज आ रही है, आज जितनी माता बहन आपके बीच में आई है, ये कहीं ना कहीं उसी अधिकार की वजह से आई है साथियों। आज इन लोगों को ये सारी चीजें क्यों नहीं समझ में आ रही है? क्योंकि हमारे जो भाई लोग हैं, जितने भी जो लीडर्स हैं, वो कहीं ना कहीं संविधान को पढ़ते ही नहीं है। अगर हम पढ़ेंगे तो हमको इनकी आवश्यकता नहीं है, हम सीधे मुख्यालय पर जाए कलेक्टर साहब से ही बात करेंगे। AITI इनसे बात करने की बात ही नहीं, क्योंकि इन्होंने संविधान पढ़ा ही नहीं, तो इनसे बात क्या करना? दादा गलत बोल रहा हूँ क्या? IPC CRPC, जब इनके पास अपन जाते हैं, इनको पूछो कि IPC और CRPC की धारा 5 में क्या लिखा हुआ है। दादा इनको पूछेंगे, इनको मालूम ही नहीं है। अगर मालूम होता तो ये FIR ही नहीं करते। 3 चीजों को उसमें इनका संविधान लागू नहीं होता है, थल सेना, जल सेना और आदिवासी रूढ़ी प्रथा, स्पष्ट लिखा हुआ है, उसमें कोई संदेह नहीं है। आप भारतीय संविधान के किसी भी राइटर की बुक उठा के देख लीजिए, IPC CRPC और CPC का सेक्शन 4 देख लीजिए। जो हमारी भूमि अधिग्रहण करते हैं ना रवि भाई, उसका CPC का 4 वाला सेक्शन देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितने आदिवासियों पे अत्याचार कर रहे हो। ये मामा को भी हम सिखाएंगे। अभी गौरव दिवस मना लो खुशी से, उसके बाद में तुमको कोई दिवस मनाने की स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, क्योंकि अब आदिवासी समझदार हो गया है। और मध्य प्रदेश के तमाम आदिवासी भाइयों से हमारा यही निवेदन है कि पहले संविधान को खुद पढ़िए, फिर लीडर बनिए, क्योंकि इन लोगों को समझाने के लिए हमें संवैधानिक भाषा की आवश्यकता पड़ेगी, बाबा साहब के मिशन की आवश्यकता पड़ेगी, बिरसा मुंडा के मिशन की आवश्यकता पड़ेगी, टंटे मामा के मिशन की आवश्यकता पड़ेगी, तभी जाके इन लोगों को समझ में आएगा। क्योंकि हमको बबकारी देने से, हथियार उठाने से इनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इनको तो पहले छूट दे रखी है। हमें नक्सलाइट करके मार रहे हैं, किसी को आतंकवादी बोल के मार रहे हैं, क्योंकि तो उनको तो लाइसेंस मिला हुआ है। अभी ये जब हमारे क्षेत्र में आते हैं, भारतीय संविधान में लिखा है कि जब सामान्य प्रशासन का व्यक्ति या शासन जब हमारे क्षेत्र में आती है तो एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। तो आप समझ रहे हो, आप अपने आप में एक 5वीं अनुसूची हो, पूरा भारत देश हमारा 5वीं अनुसूची है। हम अगर इंदौर में भी खड़े हैं तब भी 5वीं अनुसूची रहेगी, हम मुंबई में भी खड़े हैं तब भी 5वीं अनुसूची रहेगी, दिल्ली में भी खड़े रहेंगे तब भी 5वीं अनुसूची रहेगी, क्योंकि 5वीं अनुसूची कोई क्षेत्र नहीं है, हमारी बॉडी से डिटेक्ट किया है उसको। ये जमीन का टुकड़ा नहीं है, पिंजरे वाला शेर नहीं है। हमारा जो DNA है इस मिट्टी से जुड़ा हुआ है, इसलिए आज तक ये हमें गुलाम नहीं बना पाए हैं, नहीं तो अभी तक हमारे समाज को कब से ये खदेड़ दिए होते। हमारे ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया है जो लड़ते रहे, और आज ऐसे कई दिग्गज खड़े हो गए हैं जो इनकी बोलती बंद करने के लिए काफी है। साथियों, मैं शायद आपका ज्यादा समय ले लिया हूं और मैं माफी चाहूंगा कि मैं आप लोगों का ज्यादा समय ले लिया। आप लोग तो सबको मालूम ही है, शासन प्रशासन से निवेदन है, आज मैं आपसे निवेदन नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ग्राम सभा के माध्यम से आदेश दे रहा हूं। सुनिए, हमारी बहन के साथ में जो अत्याचार शोषण हुआ है उसकी आपने प्राथमिकी दर्ज नहीं की है, अगर दर्ज की है तो उसकी FIR की कॉपी हमें दे दे, ताकि हमारी ग्राम सभा को हम खत्म कर दें। और आपने क्या कार्रवाई करी है उससे अगर हम संतुष्ट नहीं हुए हैं तो हम अनिश्चित काल के लिए यहाँ पे धरने पे बैठ जाएंगे, और तुम्हारा जितना भी पुलिस बर्स लगाना है लगा लीजिए, क्योंकि हम शांति रूप से बैठे हैं और आपको संवैधानिक तरीके से हम आपसे बात करने के लिए आए हैं, आपसे लड़ाई करने के लिए नहीं आए हैं। तो आपसे माननीय कलेक्टर महोदय से, यहाँ के SP महोदय से आपसे निवेदन है, और मैं आपको आदेशित करना चाहता हूँ जनता के माध्यम से कि आप हमारे बीच में आइए और FIR की कॉपी लेके आइए, और ये हमारे 4-5 भाई बहनों पे आपने जो अत्याचार शोषण के विरुद्ध आपने कार्रवाई नहीं की है तो उसकी कॉपी लेके आप हमारे बीच में हाजिर होइए। अगर नहीं होते हैं तो ये गेट आज हम सब मिलकर बंद करेंगे। एग्री हो भाई लोग? क्योंकि कानून को कानून ही भाषा का समझ में आता है, वकील को वकील की भाषा समझ में आती है, इसलिए हम आज यही बात करेंगे कि कानून को कानून की भाषा समझाए। जय जोहार, जय आदिवासी।